राजस्थान फोरम तथा श्री सीमेंट के सभी आदरणीय सदस्यगण एवं चतुरंग श्रृंखला के अंतर्गत आज के मेरे ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी आदरणीय दर्शकों को 83 वर्ष के इस वृद्ध शिल्पी का करवद नमस्कार। आज मैं अपने उन सभी गुरुजनों को भी याद कर उन्हें अपना नमस्कार करना चाहता हूं, जिन्होंने कि मुझे प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक अपने ज्ञान से मुझे इस लायक बनाया। इसके अलावा मैं मेरे सभी शुभचिंतकों को अधिकारीगण या राजनेता जिन्होंने मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन किया, इसके अलावा मेरे अनेक मित्र जिन्होंने समय समय पर मुझे सहायता दे करके मार्गदर्शन कर उचित सलाह दे करके मेरे जीवन को सफल बनाने में सहयोग दिया, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत बहुत ही कष्टपूर्ण दुखदायी हुई थी, कारण कि मैं 59 में मैट्रिक की परीक्षा पास न कर सका। मेरे एक अजीज अध्यापक, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि तू चूल्हे पर पानी में डूब पड़। मैंने मेरे अध्यापक के इस प्रताड़ना को आशीर्वाद के रूप में लिया और ये प्रण किया कि मैं ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने देवगढ़ छोड़ दिया। 1957 में ही मैंने जयपुर में जा कर के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम हस्तशिल्प के पाठ्यक्रम में ज्वाइन कर लिया और 59 में मैट्रिक की पास करने के साथ साथ मैंने 2 वर्ष का पेपर मशीन एवं ब्लू पोट्री आर्ट का भी पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया। उसके पश्चात ईश्वर दया से मुझे 59 में ही जयपुर दिल्ली में विश्व कृषि मेला में राजस्थान पवेलियन में कुछ कार्य करने का मौका मिला। वहाँ बिहार के एक हस्तशिल्प निदेशक से मेरा परिचय हुआ और मेरे कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे पटना में कार्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और मैंने इस अनुसार 18 जनवरी 1960 को पटना में जूनियर डिजाइनर की पोस्ट पर पद ग्रहण कर लिया। वहाँ रहते हुए मुझे अनुभव हुआ कि मेरी योग्यता कम है और सरकार में ऐसी सुविधा थी कि 4-5 वर्ष की सेवा करने के बाद यदि कोई उच्च अध्ययन करना चाहता है प्रोफेशनल फील्ड में तो उसे आधा वेतन मिलता है। इसी अनुसार मैंने 1964 में 4 वर्ष के लिए मैंने अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया। दुर्भाग्य से मुझे 1968 में वो स्वीकृत हुआ, वो भी अवैतनिक रूप से हुआ। उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष पार हो चुकी थी, मैं 3 बच्चे का बाप हो चुका था और मेरी जो 450 रुपये महीना सैलरी थी वो मुझे छोड़नी होगी 4 वर्षों के लिए। फिर भी मैंने रिस्क लेकर के 1968 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण किया। मेरे क्लासमेट्स मेरी उम्र को देख करके मुझे अंकल कहते थे, कोई चिढ़ाता था, लेकिन मुझे सौभाग्य है कि वहाँ के उस समय के मेरे जितने अध्यापक प्रोफेसर चौधरी साहब, प्रोफेसर सुब्रमण्यम साहब, प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, प्रोफेसर रतन पारीबू जैसे व्यक्तियों ने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया और जिस तरह से एक बच्चे की वो मदद करते हैं उस तरह से उन्होंने मेरी मदद की और सब तरह से मुझे सहायता दी और इसी कृपा से 1972 में मैं BA फाइन आर्ट्स की परीक्षा में फर्स्ट क्लास विद गोल्ड मेडल पास किया और पुनः अपने पुराने विभाग बिहार सरकार में जाकर के अपना पुराना पद ज्वाइन कर लिया। 74 में मेरी मुलाकात राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक माननीय श्री मोनालाल जी गोयल IAS से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे राजस्थान लघु उद्योग निगम में आने के लिए आमंत्रित किया और मैंने 74 में मैंने वो जयपुर में पद ग्रहण कर लिया जो सीनियर पोजीशन थी। 78 में लोकसभा 78 में UPSC नई दिल्ली के द्वारा एक पद के लिए जगह खाली थी, जिसके लिए मैंने आवेदन किया और वहाँ से चयनित होने पर मैंने गोवा के हस्तशिल्प केंद्र के डिज़ाइन सेंटर के डायरेक्टर के रूप में मार्च 78 में पद ग्रहण किया और मैं वहाँ 69 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद में बेलवाड़ा में सेटल हो गया। यही मेरी जीवन पथ की एक छोटी सी कहानी है।
पढ़ते समय मेरा बच्चा मुझे लिखता था, पापा मन लगा के पढ़ना। ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं उस लायक बन गया। मूर्ति शिल्प में दो आयाम है, एक कम्युनिकेशन का और एक एक्सप्रेशन का। मैंने कम्युनिकेशन को ज़्यादा सुविधाजनक माना ताकि ह्यूमन फॉर्म के साथ मैं लोगों को, साधारण मनुष्य को भी कन्विंस कर सकूं। इसके लिए मैंने उसमें डिस्टोर्शन किया और ब्रिंजल और बैलून, उनकी जो फॉर्म है, उनको उनके साथ मिक्सअप करके बताया ताकि मोटा पेट जो एक करप्शन को सिंबॉलिक करता है और छोटा दिमाग मैंने जिसका कि कोई क्रिएशन से मतलब नहीं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, उस करेक्टर को बताने के लिए मैंने इस तरह से फिगर को डिस्ट्रक्शन किया और उन दोनों फॉर्म को मिलाया। मैंने ये जो अभी आकृति आप देख रहे हैं, ये टेराकोटा में है, साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर में नागपुर में, ये संग्रहालय में है। इसमें कुर्सी, ये कुर्सी के साथ जो क्या होता है, अनडिग्निफाइड वर्क ऑन द चेयर, मंत्री है उसको लोग भ्रष्ट, एक अफसर बताया भ्रष्ट, उसके पास पैसा है, वो उसको कन्विंस कर रहा है तो पैसा लीजिए और काम करिए। ये मैंने एक सिंबॉलिक बताने की कोशिश की। दूसरा फिगर जो मैंने बताया है वो हमारे देश में हर चीज़ का, कला संस्कृति के लिए भी राजनेता और अफसर होता है। सिंबोलॉजी बताने के लिए मैंने उनको हाफ नोट बताया है। ये पुलिस के ऊपर मेरा एक व्यंग है कि कहते हैं कि शेर पर अगर आदमी बैठ जाता है उतर नहीं सकता है, तो भ्रष्टाचार का जो शेर है, अगर उसके ऊपर पुलिस बैठ गया किसी नेता के सपोर्ट के अनुसार, तो फिर जिंदगी भर उसको भ्रष्टाचार करना होगा और उसको ऊपर में मिनिस्टर को देना लेना ही होगा। तो देश में कानून व्यवस्था कुछ भी रहेगी, क्योंकि ये शेर तो भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था को खा जाएगा। ये मैंने बताने की कोशिश की। ये टेराकोटा में है। ये मैंने करप्शन के मामले में तो बहुत है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत होता है और मोलेस्टेशन के बारे में भी बहुत सी सड़क चलते लोगों के साथ रेप होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि हमारे देश में कानून के मानने वाले, इसको मेरा टाइटल दिया है गार्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पुलिस, प्रशासन और मंत्री हैं, ये खुद मोलेस्टेशन कर रहे हैं कानून का। तो जो औरत है, मैंने सिम्बोलाइज किया है कानून व्यवस्था, जो मैंने महाभारत के उससे उदाहरण से मैंने इसको एक इस रूप में प्रतिबिंबित किया है और ये टीक वुड में बना हुआ है। ये सेवानिवृत्ति के बाद मैं कुछ रिलैक्स हुआ तो मैंने स्पोर्ट्स पे कुछ काम किया है। ये मैंने ब्यूरोक्रेसी पे बनाया है कि शासन में एक आदमी, अधिकारी किसी को मारता नहीं, बंदूक से, डकैत किसी को बंदूक से मारता है, लेकिन अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, वो कलम से हमारी हत्या करते हैं। जो कलम की हत्या वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, कि उसके लिए आदमी कोई बच नहीं सकता। इसलिए मैंने सिम्बोलाइज किया है कि एक आदमी को लोग पेन, एक अफसर पेन से मार रहा है और ये टीक वुड में है। ये मैंने नेताओं के ऊपर किया है। जिस तरह से मदारी को राजनीति में, मदारी बंदर को नचाता है, हिप्नोटाइज करता है, सड़क पर आदमी इकट्ठा करता है। आधुनिकरण के नेता जिसके मल्टी माउथ है, गांव में अगर कहोगे तो वल्गर रूप से बताएंगे कि मंत्री का मुंह, तेरा मुंह क्या है, तेरा मुंह क्या है, तो मल्टी माउथ है। इसके पेट में करप्शन बताने के लिए मैंने एक बच्चा बताया है जो ब्रश से दोनों हाथ से पैसा ले रहा है, और नेता है उसके हाथ में एक मदारी का वो डमडमरू है, दूसरे हाथ में एक मरे हुए आदमी का, मतलब जो मर गए नेता, हर आदमी का, पार्टी का नेता अपने नेता के, मृत नेता के नाम लेकर के वो बताता है। इसलिए मैंने सिम्बोलाइज किया है कि ये मदारी दुनिया में इस तरह से ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं राजनेता भी। ये टेराकोटा में है। ये मैंने एक मिली भगत बताई है, गांधी जी के जो आदर्श बताए गए हैं उनको देखो, उसके अनुरूप हम कोई काम नहीं करके, हम देखते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं। न्याय व्यवस्था में बंदर जिसको करप्ट माना गया, सेल्फी माना गया, उस तरह के सेल्फिश आदमी है, उसको हम नमन कर रहे हैं। और लास्ट में मैंने बताया है कि चोर जिसमें राजनेता
बदमाश गुंडे सभी एक हैं, चोर चोर भाई भाई हैं। वोट के लिए हम पैसा डाल रहे हैं, एक वोट के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। तो ये हमारी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मैंने एक कटाक्ष किया है। ये टेराकोटा में है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने अपने घर के बाहर दरवाजे पे लगा दिया है। ये भी मैंने जो टीवी पे एक स्लोगन आता था, हम होंगे कामयाब, मैं इंस्पायरेशन हुआ देश की व्यवस्था देख करके। ये बहुत पहले से बना, 84 का बना है कि हम किस में कामयाब होना चाहते हैं। तो जहाँ कहते हैं कल का काम आज करो, वहाँ तो हम बलात्कार पहले कर रहे हैं। जहाँ कहते हैं कि हम सो नहीं काम करो, वहाँ रिश्वत ले रहे हैं। और राजनीति में विजिलेंस वो हमारा सोया हुआ है और सत्य में की जगह असत्य में राज कर रहा है। और नेता के जो कहता है उसी पर हम हाथ उड़ा देते हैं। इसे मैंने सिम्बोलाइज किया है इस सबको लोकसभा के उस हिसाब से, मकान के हिसाब से। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसके संबंध में मैंने ये टेराकोटा में किया है। ये भी मैंने 84 में बनाया था। शासन व्यवस्था में एक अधिकारी को शासक मजबूत होना चाहिए। कबूतर को हम सिम्बोलाइज मानते हैं पीस का, लेकिन वो एक डरपोक पक्षी जानवर माना जाता है। तो इस प्रकार का डरपोक आदमी यदि कुर्सी पर बैठेगा तो वो कुछ शासन नहीं कर पाएगा। उसके अंदर में भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, पैसा लेगा, मंत्री पैसा लेके काम करेगा, मोलेशन होगा, करप्शन होगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, पुलिस भी उसको अंगूठा बता देगा। और इस प्रकार की ऐसा हुआ था। और ये यूपी में जब पुलिस रिवोल्ट हुआ था उस बेसिस उसके आधार पर मैंने ये स्कल्पचर बनाया था। हो गया। ये मैंने जयपुर में काम किया था, सभी सीमेंट में है। जवाहर कला केंद्र ने टोंक फाटक पुल पर डेकोरेशन के लिए जो है उसके उस संबंध में मैंने बनाया था। तो एक पूरा पैनल है, 140 पीस है जिसमें अलग अलग तरह के हैं। ये मैंने गेर का जो डांस है उसके ऊपर मेल फिगर को बताया है। ये लेसमैन के ऊपर है। ये भी एक प्रश्न था पहले, इसको हम लोग सामाजिक बुरा मानते थे, लेकिन मुझे लेसमैन पे इस तरह से मैंने 2 वर्क किए हैं। एक टेराकोटा में है और एक ये टेराकोटा में 89 में मैंने उदयपुर डेमोन्स्ट्रेशन में किया था। एक मैंने लकड़ी के काम में किया था। लोग इसको टेबू मानते हैं, लेकिन मैंने समाज की व्यवस्था के ऊपर भी इसको बनाया है। लेकिन मैंने इसका टाइटल लोग बुरा नहीं माने, समाज में इसको एक्सेप्ट भी करते थे कि वो बहुत पुराना, इसलिए मैंने सहेलियों का रूप दिया, इसको सहेलियों का टाइटल दिया है टेराकोटा में। बोलते रहो। ये ब्यूरोक्रेसी पर ही है। ये किसी पत्रिका में छपा था कि कानून के हत्यारे। ये ऐसे डेकोरेशन के लिए मैंने टेराकोटा का बनाया है कि हम आर्ट को कैसे अपने घर के लिए भी सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक क्ले ऐसा मीडियम है जिसमें हम म्यूरल बना सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। तो मैंने अपने घर के लिए ऐसे 2 म्यूरल बनाए थे जो घर के बाहर लगा दिए। ये रिसेंट अभी जो एक चला था मूवमेंट मी टू, उसके ऊपर मैंने एक व्यंग्यात्मक ये बनाया है मी टू का, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से हम औरत के प्रति आकर्षित होते हैं। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, हर आदमी चाहता है उसको फूल दें, उसके साथ उसे बात करें, लगें। इसमें फोटोग्राफर से लेकर के प्रेस रिपोर्टर से लेकर के मैंने सभी लोगों को साइड में बताया है, लेकिन वो स्कल्पचर भी एक साइड से ही नज़र आता है। तो ये मी टू के ऊपर मेरा ये है। ये एम सिल में बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अभी बैकबोन के टूटने के बाद मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तो ये सॉफ्ट मटेरियल भी यूज किया है। ये प्रजातंत्र के ऊपर जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी उसके ऊपर मैंने एक व्यंग्य बनाया था कि डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड, जहाँ मैंने एक कुत्ता बनाया है। मरे हुए आदमी को लड्डू डालते हैं तो कुत्ता उसका लड्डू खाता है, हांडी भी बताई है। और अनडिसिसिवनेस, 2 आदमी उधर हैं 2 आदमी इधर हैं, तो हम किधर जाएंगे? मुर्दा होगा, उसको भी हम डिस्पोज नहीं कर सकेंगे।
और इस तरह से जो भ्रष्टाचार है उसको हम ढो रहे हैं और डिसीजन नहीं पा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, इसलिए 2 आदमी उधर हैं 2 आदमी उधर हैं। ये भी बहुत पहले जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी उस समय मैंने बनाया है। ये लकड़ी में है। ये लखनऊ में मैंने बनाया था। जब मैं जवाहर कला केंद्र में घायल हो गया था काम करते हुए समय, तब मुझे बिस्तर पर सोया हुआ था साल भर। तब मुझे ललित कला अकादमी से एक ऑफ़र आया था जिसके लिए मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन श्री विद्यासागर जी ने उस समय मुझे इंस्पायर किया कि तुम वहाँ जाओ और काम करो और किसी भी मीडियम में काम करो। और उन्होंने शायद मेरे लिए विशेष मेहरबानी करके एक मुझे साथ चाहिए था, मेरी पत्नी को साथ ले जाने के लिए उन्होंने अनुमति दी। और ये लखनऊ जो सीनियर आर्टिस्ट कैंप था 97 में, उसमें मैं गया और मैंने टेराकोटा में ये बनाया चेयर बोर्न पॉइजन, मतलब एक नग्न बच्चा कुर्सी पर बैठा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिसके पास कुर्सी है, चाहे वो नग्न है, बच्चा है, कुछ भी है, जिसके पास अधिकार है, उस आदमी को पुलिस भी सलाम करता है, अफसर भी सलाम करता है। वो हमने इसमें बताया गया है। ये अभी मैंने उदयपुर में नेशनल स्कल्पटर्स कैंप हुआ था, उस समय मैंने ये एमसिल में किसान मजदूर को बनाया, क्योंकि अभी मैं रिलैक्स हूँ, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है सरकारी नौकरी की, इसलिए ये मेरे रिलैक्स भाव में ये ऐसा एक स्कल्पचर बनाया है। ये करीब 3 फीट है, एमसिल में है। ये स्कल्पचर मैंने राजनीति से प्रेरित होकर बनाया। लोग हर चीज़ के पेट्रोल मुफ्त, पानी मुफ्त, घर मुफ्त, खाना मुफ्त। तो ये एक मैंने लिलीपुट के एक कहानी पढ़ी थी, तो लिलीपुट के किंग की तरह जहाँ हम बोने हैं और उस पर कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है, वो भ्रष्ट है, फिर भी हम उसको ढो रहे हैं। तो ये इस तरह से सिम्बोलाइज करके, ये अभी वर्तमान समय के जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर मैंने ये बनाया। ये भी एमसिल में है। ये मास्क है डिफरेंट। जब मुझे कुछ ऐसा काम होता है, कहीं डेमोन्स्ट्रेशन की कुछ बात होती है, तो मैं इस तरह से अलग अलग तरह के मास्क बनाता हूँ। लोगों को भी सिखाने का उत्साह होता है और ये रिप्रोडक्शन के लिए बनाया था ताकि मैं ये लोगों को सिखा सकूँ और इसका प्रोडक्शन हो सके। तो ये टेराकोटा में मास्क है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था गवर्नमेंट के ऊपर, कमेंट्स। उस समय मैं इंस्पायर होकर के ये बनाया कि टॉम पर जो शासन है वहाँ अगर एक भ्रष्ट आदमी है, इसलिए मैंने बनाया, उसके भ्रष्ट आदमी है, पैसा मांग रहा है, उसके नीचे जो डोम है, दरवाजे हैं, उसमें भी चारों आदमी पैसा मांग रहे हैं, लेकिन विजिलेंस जिसको जैसे सीबीआई वगैरह वो केज है, वो बाहर फ्री नहीं है और बाहर सब उसके जितने भी भ्रष्ट आदमी हैं सब उनकी वाहवाह कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर सरकारी तोता जिस समय था, उस कमेंट्स पर मैंने ये एक स्कल्पचर बनाया था सरकारी तौर पर। तो आप बोलिए आपके पास सर, कैमरा देखो। जीवन में बहुत सा अनुभव हुआ था। प्रोफेसर अनेक मेरे साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, सामाजिक कार्य भी हुआ। मेरे स्कल्पचर में जितने भी ये सब आप देख रहे हैं उसका कुछ प्रभाव है, लेकिन बहुत सी जगह मुझे सहायता मिली। स्कूल में बड़ौदा में प्रोफेसर चौधरी साहब वगैरह ने मुझे एक आदर्श बात बताई थी कि ज़िंदगी में यदि पैसा कमाना है तो फिर कंप्रोमाइज़ मत करना, यस करना। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो फिर अपने आदर्श और उसको रखते हो तो फिर भूख प्यास को भी सहन करना। और उन्होंने एक मुझे इस तरह से जीवन में जो सिखाया था उसको मैं निभाने की कोशिश की। गोवा में गया, बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, तो मुझे वहाँ एक अधिकारी थे जो फर्स्ट बंगाली अधिकारी थे, जो मेरी से भी कम उम्र के मेरे निदेशक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने कहा कि हम आपको अंग्रेजी के लिए नहीं बुलाया है, अंग्रेजी जानने वाले तो यहाँ के क्लर्क मेरे से अच्छे अंग्रेजी जानते हैं, हम बुलाए हैं आपको अपने हैंडीक्राफ्ट्स और आपके आर्ट में एक्सपर्टाइज के लिए, तो आप उसका यहाँ उपयोग करिए और अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे सीखिए। तो फिर मैंने अपने चैनल से ये फाइलें देख करके फिर जो रूटीन है उसमें अंग्रेजी सीखी। और इस प्रकार वहाँ गोवा में बहुत से मेरे खिलाफ
असेंबली क्वेश्चन भी हुए थे। लोग कहते थे अगर एक आदमी आया, हमने तो आपके कोई डायरेक्टर देखा ही नहीं है। तब वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि ये जो डायरेक्टर है ये कलम कसारी नहीं है, ये कलम चलाने वाला नहीं है, टेक्नोक्रेट्स है। न रहूँ इस राज्य में कोई तेरा हेयर भी टच नहीं कर पाएगा। और ये उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ 19 वर्ष तक रहा और 96 में बहुत इज्जत के साथ मैं यहाँ सेवानिवृत्त हुआ। मैंने गोवा में कभी टाइप नहीं पहनी थी, सूट नहीं पहना था। और जब उन्होंने पूछा कि बहुत से लोग जाते हैं सेवानिवृत्ति के बाद कि साहब हमारा एक्सटेंशन कर दीजिए, मैंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा तुमको क्या एक्सटेंशन वगैरह, मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तब मुझे उन्होंने एक सूट दिया और कहा कि तुम राजस्थान में रहा, राजस्थानी की तरह रहा, अब तुम राजस्थान में रहो तो लिव लाइक ए गोवन। और उन्होंने मुझे टाई और पैंट सूट का कपड़ा प्रेजेंट किया, जिसको मैंने अपने बच्चों की शादी में 5 साल के बाद सिलवाया। जीवन में बड़ौदा में भी मेरे साथ ऐसी घटनाएं थी। मैं इंग्लिश नहीं जानता था, बजट को मैट्रिक में बूथ गेट पढ़ता था, इसीलिए मैं इंग्लिश में फेल हुआ था मैट्रिक में। तो मुझे वहाँ सब लोगों ने मेरी परिस्थिति देखी। यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाएगा यही नियम था, लेकिन मेरी हालात को देख करके, परिस्थिति को देख करके वहाँ के सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मुझे हिंदी में लिखने का मौका दिया जाए। और मैं उस यूनिवर्सिटी में पहला विद्यार्थी हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन फाइनल ईयर BA तक मैंने हिंदी मीडियम में अपना जवाब दिया। मेरी परिस्थिति, मैं विदाउट पे गया था, 3 बच्चों का बाप था, सब मेरी उम्र के प्रोफेसर थे, शेख भाई मेरे से 1 साल ही बड़े थे। जब उन सबको मालूम हुआ मेरी परिस्थिति से, तो मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में कमरा दिया। मैं 3 साल तक उस कमरे में ही अपने हाथ से रोटी बना के खा के पढ़ता था। लास्ट ईयर में फिर मुझे ललित कला की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी, वो मैं बच्चों को भेज देता था। और लास्ट ईयर में मैं एक हॉस्टल में रहा। तो जीवन में इस तरह के बहुत से अनुभव है, बहुत से लोगों ने किया। जीवन में बहुत से लोगों का मेरे पर एहसान भी है। बिहार में 4 साल की छुट्टी तक मेरी मंजूर नहीं हुई, तो देवगढ़ के ही एक दामाद थे, BP सिंह जी से जो छोटे थे, श्री BK सिंह जी IAS, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे पर्सनल डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ने क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा देता हूँ। मैंने कहा सर, आपकी सास लक्ष्मी कुमारी जी, उन्होंने किताब में लिखा है कि नर और नीर अपना रास्ता देखता है, जब मैं एबल नहीं हूँ तो मैं दूसरा आदमी डिमोशन कर देगा, आप प्रमोशन करोगे। बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बिहार में अमेंडमेंट करवा करके जो मेरी 4 साल से छुट्टी रुकी हुई थी, उस 4 साल की छुट्टी को स्वीकृत करवाया। जयपुर में मैं श्री आदरणीय लक्ष्मी कुमारी जी, देवगढ़ की राजकुमारी का एहसान मानता हूँ कि जयपुर प्रवास के बाद और उसके बाद भी उन्होंने एक गार्जियन की तरह, एक शिक्षित के रूप में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे परिवार के सब आदमी चाहते थे मैट्रिक होने के बाद मैं मास्टर बन जाऊँ, क्राफ्ट टीचर बन जाऊँ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम हैंडीक्राफ्ट्स में ही रहो, अगर जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा। और उनका मॉरल सपोर्ट और उनका जो मेरे साथ था, उसकी वजह से मैं हैंडीक्राफ्ट्स में रहा कि आज इस पद पर आया, नहीं तो मैं भी कहीं स्कूल मास्टर बनता। उन्होंने मुझे नैतिकता भी सिखाई कि जीवन में नैतिकता ही सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं। और उस वजह से मेहनत करना भी सिखाया। उन्होंने कहा हराम का कभी मत खाना। मैं उनके यहाँ कभी भी जाता था तो मुझे बैठा रख के कभी नहीं रखती थी। कहता है कि नहीं, ये चलो, ये मेरे ऑफिस के काम आए, ये काम आए, वो काम आए। एज ए सेक्रेटरी उनके मैंने लिखा पढ़ी करना, वो करना, उनके साथ काम करना। तो जीवन में संघर्षपूर्ण जो जीवन रहा वो उनकी देन है। जयपुर में मैं सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट था, बड़ौदा में भी सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट था। जयपुर में पढ़ते हुए रामनिवास बाग के सामने मैं खिलौने बेचता था। तो 8 दिन काम करने के बाद जो एक दिन मेले में संडे में जो मेरे सामान बिकते थे वो 15 रुपये के लगभग उसकी आती थी कीमत, वो मेरे 8 रुपये मुझे बचता था, वो मेरे खाने के काम आते थे। तो इस तरह से मैंने ज़िंदगी निकाली। बहुत से लोगों ने जब मेरी उस व्यवस्था को देखा, इस तरह से बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प भी की और मुझे एक सेल्फ सपोर्टिंग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कि मैंने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी, अपने हिम्मत में जो मिला वही रहा। और मेरी ज़िंदगी में जब मुझे थीसिस लिखवाया था तो लास्ट में मैंने यही लिखा कि रोटी ने नाकाबिल कर दिया वरना मैं भी आदमी था, क्योंकि मेरे जीवन में रोटी की समस्या ही थी। मैं ये लकड़ी के स्कल्पचर बनाता था। एक अफसर था, उसने 8,000 में एक बुक क्या गोवा में
प्लॉट बुक, और मैं जब 8,000 की एक लकड़ी परचेज करके आया, पत्नी ने बोला आप क्या करोगे, जो पड़े हैं वो लकड़ी उनका भी कुछ काम नहीं हो रहा। मैंने पति से यही कहा कि भाग्यवान, यदि ज़िंदगी में बच्चे नाकाबिल हो तो उस लकड़ी को जला करके यही मेरी दाह संस्कार कर देना। उसके बाद मेरी पत्नी फिर कभी कुछ नहीं भूली, और उसके साथ आज तक मेरा जीवन सुख है। यही मेरे जीवन की दुख की और सुख की कहानी है जो आपके सामने मैंने रखी है। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि शायद उनकी प्रताड़ना से मेरे जीवन में एक क्रिएशन पावर आई और मैं कुछ बन पाया। नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, युवा कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए एक आदमी को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा प्रोफेशन जिस फील्ड में, उस प्रोफेशन के साथ पढ़ाई के अलावा भी और उसका क्या क्या हो सकता है, व्यावसायिकरण न करो, आप मार्केटिंग मत करो, लेकिन उपयोग करने के लिए कुछ तो आपको साइड वर्क करके माँ बाप के ऊपर भार नहीं बन करके स्वावलंबी बनने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। और उसके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मसंयम, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठता और काम के प्रति ईमानदारी, यही आपके जीवन की सफलता होगी। आपके सारे काम देखे, आपके सारे काम के विशेष मीडियम, और जैसे आपने टीक वुड बताया, रोज वुड बताया, ये सब चीज़ें, ये लकड़ी इंडिया में मिलना संभव नहीं हुई उस समय में। आपने इतने महंगे मीडियम में, और स्पेशली मीडियम के बारे में आप बात करें कि आपने किन किन मीडियम में आपने काम किया है? मैंने सभी मीडियम में काम किया है, पेपर मेसी से लेकर के टेराकोटा से लेकर के वुड में ज़्यादा काम किया, लेकिन बैकबोन के ऑपरेशन के बाद मैं टेराकोटा में काम करना शुरू किया और एमसीएल में काम किया। मैं एक बात करना भूल गया, यूपीएससी के लिए जब आवेदन हुआ तो मैं अपने आप को अनफिट समझता था, मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय जयपुर में श्री विद्यासागर जी थे, उन्होंने मेरा नैतिक समर्थन करके फोर्स किया कि यूपीएससी में मैं अप्लाई करूँ, और मैं निदेशक सिलेक्शन हो गया। मैं जयपुर में टोंक फाटक पे काम करते हुए घायल हो गया था, उस समय बिस्तर पर सोया था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूं, साल भर तक टॉयलेट इसी में किया था। लेकिन जब लखनऊ का ऑफ़र आया, मैंने मना करने की सोची, लेकिन उनका फ़ोन आया कि नहीं, तुम किस तरह से मना नहीं करोगे, इसको किस तरह से करोगे। और ये शायद लखनऊ जाने के बाद आर्थिक स्थिति भी मेरी सुधरी, क्योंकि 30,000 के लगभग पैसा मिला था, काम करने का मौका मिला, मौतिक समर्थन से फिर मुझे एक इंस्पिरेशन हुआ, और फिर मैं और नया काम करना शुरू किया। तो इसमें मैं विद्यासागर जी का भी बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। आपकी मीडियम पे बात करिए थोड़ा, किन किन मीडियम में आपने काम किया है? टेराकोटा में किया है, पेपर मेसी में किया है, वुड में किया है। जहाँ जहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल हुए, जैसे इंटरनेशनल कैंप हुए 5-7, उदयपुर से लेकर के CCMB से लेकर के किसी कॉलेज में लेकर के, वहाँ मैंने स्टोन में काम किया है। क्योंकि मेरे पास कटर था, लेकिन मैं एक व्हिमजिकल माइंड था कि कटर कहीं मेरे हाथ नहीं काट दे, कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो मोस्टली मैं हैंड से करता था। और इंटरनेशनल कैंप जितने हुए हैं बाहर, सिवाय अभी बैकबोन के बाद पहले जितने भी हुए, CCMB, उदयपुर, साउथ में भी मैंने सब जगह वुड में किया है। बाकी मेरा मोस्टली स्टोन में किया है, बाकी मेरा सारा वुड में है, क्योंकि वुड अवेलेबल थी गोवा में। और वुड मैं अपने घर पे नहीं कर सकता था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक परमिशन दी कि आप अपने रविवार और छुट्टियों के दिन ऑफिस में जाकर के काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको कोई पॉइंट नहीं आएगा, आपको अपना काम अपना खुद करना होगा। और मैं अपने से, जो मेरा काम है, ये एक तरह से आप कहिए पार्ट टाइम काम है, शनिवार रविवार या ऑफिस छुट्टी का। मुझे अफसोस है ज़िंदगी में कि यदि मुझे किसी प्रोफेशनल कोर्स में, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ काम करने को मिलता तो शायद मेरा वर्क ज़्यादा अच्छा होता। मैं ज़्यादा क्रिएटिव वर्क नहीं कर सका, ज़्यादातर जितने मैंने किए, जो मैंने अनुभव किए, मेरे दुख को, मेरी व्यथा को मैंने इसमें प्रकट करने का कोशिश किया है। अच्छा बुरा मैं उसके लिए कह नहीं सकता, मैंने अपनी ईमानदारी से उसको प्रदर्शित किया है। लेकिन शायद मैं और किसी जगह में होता, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में होता, तो शायद इसके साथ मैं एक्सप्रेसिव क्रिएटिव वर्क भी ज़्यादा कर पाता। आप जैसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, आप बताएं आपके कहाँ आपके वर्क, आपके काम संग्रहित हैं? मेरे नेशनल एकेडमी, ललित कला एकेडमी, साउथ सेंट्रल जोन, जयपुर, उदयपुर, वेस्ट जोन, ऐसे बहुत सी जगह है। एक पीस अमेरिका में भी गया हुआ है, लेकिन उसका पैसा मुझे मिला नहीं था, किसी ने बेच दिया था। उसके अलावा
8 बार मैंने नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और 1 बार इनवाइट ही हुआ हूँ और 4 बार मेरे वर्क वहाँ परचेज किए हुए हैं। तो 7 बार गोवा कला अकेडमी का भी मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन अवार्ड से मैं उतना कोई प्रभावित नहीं होकर मैं अपने जीवन में मुझे जो शिक्षा मिली मेरे गुरु प्रोफेसर चौधरी साहब से, सुब्रमण्यम साहब से, या जिनसे भी, या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिन्होंने मुझे जीवन में बचपन में नैतिकता और ईमानदारी सिखाई, उस हिसाब से मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम किया। बिका मेरा ऑलमोस्ट सामान करीब करीब मार्केट में तो कुछ नहीं बिका, सिर्फ ललित कला ने जो लिया सो लिया। मेरी ज़िंदगी में एक देवदूत बन के आए जो उम्र में मेरे बेटे के बराबर है, श्री कैलाश पांड्या, जो शायद आपके सामने अभी बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा वर्क जो था, मैं घायल होने के बाद, बैकबोन के ऑपरेशन के बाद, वो सारा डंप था। उसने जब मेरी हालत देखी, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया, ये सब हालत देख के उसने पता नहीं एक देवदूत की तरह खुद सामने आया और 1 महीने की छुट्टी लेकर के मेरे जितने स्कल्पचर हैं वो और उनकी बहन 4 जगह उन्होंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई अहमदाबाद, जिसमें बड़ौदा, अहमदाबाद मेरे टीचर लोगों ने भी देखा मेरे काम की प्रशंसा की। और जब मेरे टीचर ने जब देखा कि ये जो बॉल है, इस बॉल में पेपर पास हो जाता है, तो फिर पेपर पास हो जाता है, खोलो है इतना, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जो मुझे पेपर पास करके देखे, उसमें जो उन्होंने जो मुझे कहा वो गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा मैं उसको प्रभावित मानता हूँ प्रोफेसर महेंद्र पंड्या का जो ये आशीर्वाद मुझे मिला। इसके बाद मैंने आमंत्रित किया था वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी। ये मेरा सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री उस समय हुआ के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई पटेल, जो आज भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक पत्र लिखा और काम के बारे में भी लिखा कि भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उनका आशीर्वाद है, जिससे मेरा एक मॉरल सपोर्ट बना। अभी आप कला के इतिहास में 85 साल की उम्र के होने वाले हैं जी, और वर्तमान में भी आप रेगुलर काम कर रहे हैं जी। और भविष्य में आप अब किस माध्यम में काम करना चाहेंगे और अपने काम को किस तरह से जनता के सामने लाना चाहेंगे? मैं ज़्यादा मेरा कॉमर्शियल वर्क तो मुझे ऑफर मिला, लेकिन मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे, मैं जब नौकरी में था दुखी था, रोजी रोटी के लिए भी तरसता था। यहाँ तक कि मैंने पत्नी को कुछ नहीं दिया। मेरे एक छोटे भाई ने कभी व्यंग किया मेरी पत्नी को, कह रहे आपके सोने का क्या बनाया, अरे क्या जरूरत है, आपको तो भाई को सोने का गोल्ड मेडल मिला वही बहुत है। इस तरह से मुझे व्यंग आया, मेरी ये हालत थी। फिर भी नौकरी में जब था मैं बहुत दुखी था, लेकिन नौकरी के बाद बच्चे बड़े हो गए, 7th पे स्केल में इस तरह से मुझे पैसा मिला। इसके अलावा 80 वर्ष के बाद मुझे 20% ज़्यादा पेंशन मिली। तो वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति से मैं अपने आप को ज़्यादा सुखी मानता हूँ। मुझे कॉमर्शियल वर्क कुछ करना नहीं है। मैं 2 संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक जो मेरी पुरानी संस्था जिसको माँ की तरह मानता हूँ, तकमंड ग्रुप, जो विद्यासागर जी ने जिससे मुझे अप्रोच किया था, समय समय पर वहाँ जब भी कोई काम होता है मैं करता हूँ। दूसरा एक यंग आर्टिस्ट जो है भिलवाड़ा के, जो उन सब लोगों मिलने के किया था, कैलाश पांड्या, उन्होंने एक संस्था बनाई है, उस संस्था से जुड़ा हूँ। जब भी उनका कोई काम होता है मैं उस काम में शरीक होता हूँ। और कोई भी यदि सीखना आना चाहे, कुछ करना आना चाहे, मुझे पैसे से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपना सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर मैं उनको कुछ कर दे सकूं और मेरे काम को अगर एडॉप्ट कर सके, तो ये मैं अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी इनकम मानूंगा। और मैं लकड़ी वगैरह में कर नहीं सकता। अभी सबसे ज़्यादा मुझे एमसिल मीडियम सस्ता लगा है, जो तार से बांध करके आप कुछ भी किसी भी तरह का सामान बना सकते हैं, ये करता हूँ। मेरे पास भट्टी नहीं है, तो मेरे पास हलवाई, सामने पड़ोसी हलवाई है, जब मुझे टेराकोटा का 1.5 फीट का कोई काम होता है, खट्टी की भटवाई, जब वो अपनी बंद करता है भट्टी, तब उसे जाकर निवेदन करता हूँ, 5-10 ईंटें रख करके मैं अपना सामान उसमें पका लेता हूँ। अभी पूरी कला यात्रा में हम सभी ने आपके काम को देखा, लेकिन हमको लगा कि इस काम में जो आपका हर जो मूर्ति, हर स्कल्पचर जो है, आपका जो फॉर्म है, उसका जो टमी है, उसका पेट आपने सबसे बड़ा बनाया है और मुंह बहुत छोटा बनाया है। तो ये इस तरह की फॉर्म ही आपके काम की विशेषता क्यों बनी? इसका क्या कारण है? जितने भी मेरे किरदार हैं सब कंट्रोवर्सी हैं, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है बुरा। तो बैंगन, मैंने एक इंस्पायर्स हुआ, सब्जी में एक बैंगन है जिसको हम बोलते हैं, कोई बोलता है राजा, बिहार में उसको बोलते थे डगरे का बैंगन बना, अनस्टेबल आदमी का, अनस्टेबल माइंड का। तो मैंने देखा कि राजनीति में जितने लोग हैं, कुछ अफसर हैं जो भ्रष्ट हैं, उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं माइंड की,
अनस्टेबल है तो वो बैंगन की फॉर्म मैंने अडॉप्ट की। कोई कहते हैं बैंगन का सर पे ताज है इसलिए वो राजा है, कोई कहता है बैगन का है। दूसरा जो बैलून है, जब तक उसमें हवा है आसमान में उड़ता है। और इस तरह से देखा है कि जितने भी अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जब तक उनके पास कुर्सी का पावर है वो अपने आप को आसमान में मानते हैं। जब वो हट गए तो ज़मीन पे आके जैसे एक बैलून गिरता बिना हवा का, उस तरह से वो उनका अस्तित्व मिट जाता है। तो ये 2 फॉर्म मैंने एडॉप्ट की है जो उनके बड़ा पेट का अस्तित्व को दिखाता है। और क्योंकि ये क्रिएटिव नहीं है, दिमाग से जो बड़ा जैसे प्रोफेसर है, विद्वान है, विज्ञान वो पढ़ाने वाला आदमी है, उसको दिमाग बड़ा इसलिए बताया कि वो ज्ञानी है, अपने दिमाग का उपयोग करता है। इसका दिमाग होते हुए भी ये दिमाग का उपयोग नहीं करता, इसलिए मैंने इसको सिम्बलाइज किया है हेडलेस और पेटू। ये इसलिए से मैंने ये दोनों फॉर्म को इसके साथ, मेरे स्कल्पचर के साथ ट्राई किया एडॉप्ट करने के। आज की जैसे ब्यूरोक्रेसी और राजनीति, और आप इतने बड़े पद पे रहे हैं, सरकार के पद पे रहे, और आपके कामों का जो विषय है, तो इन सब चीज़ों को आपने अपने नौकरी के टाइम में रहते हुए कैसे देखा? नौकरी के टाइम में रहते हुए मैंने बहुत दुखित था। इतना था कि यदि कोई कमज़ोर आदमी होता तो मर जाता। लेकिन सौभाग्य से मुझे बहुत से IAS अफसर मिले जिन्होंने मेरा मॉरल सपोर्ट किया। बहुत से राजनेता भी मिले, उन्होंने मॉरल सपोर्ट किया। मुझे याद है गोवा में वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके पिताजी कभी राजस्थान में एजुकेशन सेक्रेटरी थे, श्रीवास्तव साहब। वो जब गोवा में चीफ सेक्रेटरी बन के आए, वो मेरे घर पर आए, उन्होंने मेरे सारे स्कल्पचर देखे। मैंने अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तक तुझे टॉर्चर होगा, ये तेरे अफसर लोग तुझे तंग करेंगे, तब तक तेरे में क्रिएशन पावर रहेगा। तो इस टॉर्चर से, इस सप्रेशन से तू दबे मत, ये तेरी क्रिएशन पावर बढ़ाएगा, इसको एक्सेप्ट कर एज ए चैलेंज। मैं वैसे आदमियों का इज्जत करता हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, और इस तरह से मैं उस पर डिपेंडेंट रहा और मैं दुखी था। लेकिन उस दुख में भी मुझे सृजन कार्य जो किया, उसमें जो आनंद मिला, वो मेरे सारे दुख को उन्होंने भुला दिया। प्रोफेसर KG सुब्रमण्यम, मणि सर, भट्ट सर, इनके साथ रहे, तो इनका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो सबको आप बताना चाहते हो? एक तो मैं बताऊंगा प्रोफेसर चौधरी साहब का। वो हालांकि मैं जब सेकेंड ईयर में था, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने गांधीज़म पर उन्होंने एक भाषण दिया था मेरे जाने से पहले। उन्होंने बताया कि आदमी को हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा गांधीज़म पर जब उनसे पूछा लोगों ने, उसने कहा कि गांधी जी, मैं गांधीवादी हूँ, गांधी जी की सभी मानता हूँ, लेकिन गांधी जी ने कहा दारू मत पीना, मैं पीता हूँ क्योंकि मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है और ये दवा है मेरे लिए। अगर मैं ये एक पी करके मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ तो मुझे क्यों नहीं पीना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन क्योंकि मैं खाता हूँ, मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आदमी को हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए। ज़िंदगी के लिए जो जीना है, ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता के लिए उसको उपयोग करना चाहिए, लेकिन उस उपयोग का भी अगर आपको आवश्यकता है दवाई की तरह से, खाने की तरह से उपयोग करिए। तो ये उनका एक विचार था। और उनका विचार था आदमी का दबंग रहना, किसी से डरना नहीं अगर ऑनेस्टी है तो, और कंप्रोमाइज़ मत करना। ज़िंदगी में 2 चीज़ है, एक तो यस करके पैसा कमाना और एक अपना मॉरल सपोर्ट करना। सुब्रमण्यम साहब उसके अपोजिट शांत प्रकृति के थे। उन्होंने हमेशा सीधा, ईमानदारी, मेहनत और टेक्निक सारी बताई। उन्होंने भी जीवन में कर्म करने की शिक्षा दी। शेख भाई पहले आदमी थे, जबकि मैं इंग्लिश में जानता नहीं था। उन्होंने ले जा करके मुझे कहा कि इसको अगर ये हिंदी में रहेगा तो ये आदमी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसको हिंदी में इंग्लिश की पढ़ेगा, इसको इंग्लिश की समझ है, लिख नहीं सकता, इसको हिंदी में लिख दिया जाए। मैं एक बार अपने कमरे में रोटी बना रहा था, 2 बजे के लगभग शेख भाई अंदर आए, तो मैं प्याज रोटी खा रहा था बड़ौदा में। उन्होंने कमरा खोल के खटखटाया, मैंने खोला। उन्होंने कहा तुम रो रहे हो? मैंने कहा मैं रो नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ये रोटी खाते हो, तुम कल से मेरा खाना आएगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि सर, अगर आप, मैंने एक जीवन में तपस्या ली है, अगर आप इस तरह से मुझे करोगे तो मैं डिमोरलाइज हो जाऊँगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे राजस्थान से भी स्कॉलरशिप मिली है, वो साल में 1 बार मिलती है, आप मुझे कॉलेज से 100 रुपया महीना लोन दिलवा दीजिए, और जब मेरी स्कॉलरशिप मिलेगी मैं लौटा दूँगा। सुब्रमण्यम साहब को जब उन्होंने कहा बॉयज़ फंड से इसको पैसा दिया जाए, और मुझे हर महीने 100 रुपये मिलता था, लेकिन मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते थे। जब स्कॉलरशिप मिली तो पैसा वापस हम लौटा देते थे, तो अगले मुझे इस तरह से पैसा मिल जाता था। मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा बोलने वाला था, हिंदी में बोलता था, अच्छा ऑरेटर था। मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी बना, और लोगों में भी मैं पॉपुलर था कि आज भी मेरे टीचर से, गुरु से संबंध है।
मैं वहाँ सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट था। वहाँ मैंने जो पेपर मिस्ट्री की मास्क बनाता था तो मैं 4 रुपये 5 रुपये में बेचता था। तब वहाँ के प्रोफेसर लोगों ने बोला कि अब तुम कारीगर नहीं हो, तुम अब यहाँ आर्टिस्ट हो, अब तुम इसकी 30 रुपये, इसकी 50 रुपये, इसकी 100 रुपये, वो किसी भी बेचते थे तो लिखते थे कि इसको 100 रुपये देना। इस तरह से उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ एक मेला लगता था महीने में, उस मेले में मैं हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता था एक प्रिपरेटरी का स्टूडेंट होकर के भी। हाँ, ये मेरी जो बड़ौदा में इस हालत से मैं कुर्ता पजामा पहन के बना, लोग मुझे कुर्ता पजामा वाले ही बोलते थे, कोई बोलते थे बिहारी बुड्ढा। और ये मेरा जो पीस है आप देख रहे हैं, ये मैंने जयपुर में बेचने के लिए रखा था अरुण एम्पोरियम में। बाद में मुझे रिटायर हो गया है तो कहा कि तो अमेरिका में चला गया, मेरा बाप भी मर गया, हम नहीं जानते कहाँ चला गया। तो अब अंत में आप युवा पीढ़ी को, नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेहनत करें, ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में रहे और वर्क में, कैरेक्टर में ईमानदारी रखें। जितना आप ईमानदार हैं अपने काम को भी ईमानदारी से करिए। अगर आप सेटिस्फाइड है इसी काम करने को, आप दूसरों की परवाह मत करिए, आप अपने विचार को उसमें अभिव्यक्त करने की कोशिश करिए और अपने एक स्टाइल निर्माण करिए। किसी के पीछे भाग ये नहीं कि इसको फर्स्ट अवार्ड मिला तो मैं उसी स्टाइल में करूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग वो स्टाइल पकड़ लेते हैं, वो आप नहीं पकड़िए। मेरी ज़िंदगी भर मुझे मेरा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, मुझे वर्क अगर क्या ये आर्ट ऑफ वर्क नहीं है। लेकिन जब नेशनल में यहाँ जब पत्रिका में जब पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, तो लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया और आज मेरा ये मेरी स्टाइल रिकॉग्नाइज हुआ कि पवार का स्टाइल। मैं अंत में आप सब जो इकट्ठे हुए सभी बंधु, पता नहीं मैं आपको अपने अभिव्यक्त कर सका, लेकिन आपने जो समय दिया उस समय के लिए मैं आपसे सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ। और मैंने जो अच्छा बुरा किया, मेरा काम अच्छा बुरा, इसका जज आप स्वयं जजमेंट करिए।